हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के टॉपिक में हम क्या बताए थे आप लोग को? कल के टॉपिक में क्या बताया गया था? विलोपन विधि और बजगुणन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में हमने क्या बताया था? विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं? उसमें दो चर होता, ठीक है। तो एक्स वाई चर मानिए या और कोई चर आप मान सकते हैं, ठीक है। पी क्यू या एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो दो चरों में से यदि हम मान लीजिए एक्स वाई आप माने हैं, आपके समीकरण में क्या एक्स वाई चर दिया है, तो यदि आपको एक्स चर हटाना है, एक्स चर का विलोपन करना है, तो आप क्या करेंगे? एक्स चर के गुणांक को बराबर कर देंगे। यदि वाई का विलोपन करना तो आप क्या करेंगे? वाई के गुणांक को बराबर कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों समीकरण को क्या है, जैसा रहेगा क्वेश्चन में उसके अनुसार हम क्या उसको जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। फिर हमें उसमें से किसी एक का मान आएगा तो उस मान को हम क्या किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बजगुणन विधि में क्या बताए थे? वहां पर भी क्या बताया गया था कि एक्स अपान क्या, वहां पे बजगुणन विधि वाला हमने तरीका बताया था, ठीक है। फॉर्म हमने बना के दिखाया था। फिर उसी को हम क्या तिरछा गुणा करके एक्स अपान करके लिखते हैं, फिर वाई अपान करके लिखते हैं, फिर वन अपान करके लिखते हैं, फिर उनको आपस में गुणा करके घटा लेते हैं। फिर चर वाले पद को और अचर वाले पद की क्या तुलना करते हैं, एक बार एक्स और फिर अचर पद और एक बार वाई चर और फिर एक अचर पद की तुलना करके हम एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा हो गया था। हमने जो है रैखिक समीकरण युगपत समीकरण को हल करने की तीन विधियां बताई। नंबर एक बताया था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा बजगुणन विधि। तीनों विधियों को हमने बता दिया था। उसी में हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि यदि आपको युगपत समीकरण दिया है, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या हलों की संख्या कैसे प्राप्त होती है, ठीक है। वहां पे हलों का हमने गणितीय निरूपण बताया था। क्या बताया था? वहां पे बताया गया था कि यदि समीकरण निकाय युग्म दिया हो, ठीक है, यदि आपको दो समीकरण यानी युग्म समीकरण दिए हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो उसमें एक तो संगत कॉन्सिस्टेंट बताए थे और एक इनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत। इन दोनों समीकरणों से क्या हम देखते हैं कि वो समीकरण क्या है, संगत है कि असंगत है, ठीक है। संगत यानी कॉन्सिस्टेंट और असंगत यानी इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। असंगत वाले में देखिए ये कंडीशन होता है कि इसमें कोई हल नहीं होता है, ठीक है। असंगत वाले में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। और संगत वाले में इसमें हल होता है। तो कौन कौन हल होता है संगत वाले में? इसमें एक अद्वितीय हल होता है। कब? जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये जो दिया है a1 अपान a2, a1 और a2 का अनुपात ले ले और फिर b1 और b2 का अनुपात ले ले। अगर वो बराबर नहीं है तो उसके इस समीकरण निकाय का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये हमने बताया था। दूसरा हमने बताया था कि यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2, a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात और c1 और c2 का अनुपात, यदि हम लेते हैं तीनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तीनों का अनुपात क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इस समीकरण निकाय का क्या होगा? अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। तीसरा हमने क्या बताया था कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात और c1 और c2 का अनुपात, a1 a2 और b1 b2 ये दोनों अनुपात बराबर हो, लेकिन तीसरा c1 और c2 का अनुपात क्या हो? बराबर ना हो। तो उस स्थिति में क्या बताया था कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। आया समझ में? तीन स्थिति। एक बताया था कि यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो अद्वितीय हल होगा। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है तो अनंत हल होंगे। यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और ये इस टाइप का जो आता है, ठीक है, इस टाइप से जो आता है उस स्थिति में वो क्या है? समीकरण असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है। और अगर ये दोनों स्थिति आती है तो समीकरण क्या है? चाहे ये आ जाए या ये आ जाए तो उस समीकरण को क्या बोलते हैं? संगत, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। ऐसा में अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है। देखिए पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए
निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, दिया है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। एक दिया है के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3 और दूसरा दिया है 12x प्लस के वाई बराबर के। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व किया जाए, के का मान निकाला जाए। ठीक है, के किस मान के लिए ये क्या है, अनंतः अनेक हल होंगे। तो देखिए ये समीकरण पहला, इसको हम किस तरीके से ऐसे लिख लेंगे, के एक्स प्लस 3y। अब इसको क्या करेंगे, पहले पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लेंगे, पक्षांतरण इसका कर लेंगे। तो इधर पूरे को करना है, ये के है, ये -3 है, तो इसको इधर लाना, तो क्या माइनस चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, के -3। ठीक, इस पूरे को हमें इधर लाना है और बराबर क्या कर देंगे 0, ये नंबर हो गया 1। ठीक, ऐसे इसको 12x प्लस के वाई, अब यहाँ के है, के को इधर करेंगे तो क्या है, प्लस है तो इधर आएगा माइनस, पक्षांतर कर दिया गया, इसका भी नंबर ये हो गया 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं, के को कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, नहीं रहने दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए इसको, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे, तो इसके लिए कंडीशन क्या बताया गया था, अनंतः अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या बताया गया था, अभी तो यही बताया गया, अनंत हल होते हैं। ठीक है, अनंत हल होने के लिए क्या, तीनों के क्या होना चाहिए, तीनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो लिख देंगे, यहाँ देखो a1 पहले कितना है, a1 बराबर कितना है के, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -k-3, ये हो गया। a2 कितना है 12, b2 कितना है, b2 है k और c2 कितना है -k। ठीक, ये आ गया। अब इसके लिए स्थिति क्या बताया गया है कि अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए क्या बताया गया है, अनंततः अनेक हल होंगे। इसके लिए क्या बताया गया, अनंत अनेक हल होंगे, इसके लिए बताया गया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बोलिए, यही स्थिति है ना, अनंत अनेक होने के लिए क्या स्थिति है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हमने इस कंडीशन को लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया जाए। a1 कितना है, k है, a2 कितना है 12, b1 कितना है 3, b2 कितना है k, c1 कितना है, c1 है -k-3 और c2 कितना है -k। इसको हमने लिख लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2, हमने अनुपात रूप में इसको लिख लिया। आप क्या करेंगे, अब देखिए k/12 3/k, और इसको लिख सकते हैं k-3/k, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस में आ गया। अब क्या करेंगे, किन्हीं दो को लेकर हल कीजिए, इसको ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, k/12 बराबर 3/k। इसको लेंगे तो इसका गुणा क्या, k की घात 2 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिला, के बराबर में क्या मिलेगा, √36 बराबर क्या आ जाएगा, +-6। कितना आ जाएगा, +-6 आ जाएगा। के का मान यहां से हमें क्या मिला, 6। ठीक, और दूसरा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों ले, अब इसको चाहे ले लीजिए, किसको लिया जाए, तो देखिए इसको हमने क्या किया है, एक बार इसको लिया है। ठीक है, ये वाला लिया है, तो इसको सॉल्व किया, कितना है +-6 आया। ठीक है, फिर इसको ये वाला ले लेंगे,
इसको लेंगे, फिर इसका तिरछा गुणा करेंगे तो k इंटू के माइनस 3 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3k हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब देखिए इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस 3k हो जाएगा। अब इस वाले में से और इस वाले में से क्या k कॉमन हो रहा था, k को बाहर कर लिया, यहाँ k माइनस 3 बचा और यहाँ पे क्या माइनस 3 बचा। फिर क्या कर लेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, माइनस तीन क्या माइनस 6 हो गया, k इंटू के माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर 1 मान आया 0 और एक के बराबर क्या आ गया 6। अब इस स्थिति को देखिए, यहाँ पे एक आ रहा था प्लस 6 और माइनस 6, यहाँ पे एक आ रहा है के बराबर 0 और के बराबर 6 आ रहा है। तो इन दोनों स्थितियों को मिलाने पर हमें अभिष्ट कौन मिला है, के बराबर 6 वाला। इसमें भी के बराबर 6 है और इस वाले में भी के बराबर 6। तो हमारा अभिष्ट आंसर कितना हो जाएगा, के बराबर 6। यानी के बराबर 6 के लिए इस समीकरण निकाय का क्या हो जाएगा, अनंत अनेक हल होंगे। आया समझ में। इसके के लिए इस दिए गए समीकरण निकाय का क्या होगा, अनंत अनेक हल होंगे। आया समझ में। समीकरण निकाय दिया रहेगा, हम लोग क्या कर लेंगे इसको, अगर जीरो बराबर के बाद जीरो नहीं है तो इसको क्या हम पक्षांतर करके यहाँ जीरो बना लेते हैं, जीरो बना लेंगे। उसके बाद इसको क्या तुलना कर लेंगे इस समीकरण से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू से क्या तुलना कर लेंगे। ठीक है, ये हमने तुलना करके लिखा है, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। तो इन दोनों समीकरणों का हम इस दोनों समीकरण से तुलना किया तो a1 आया, b1 आया, c1 आया, a2 आया, b2 c2 सब मान प्राप्त हो गए। तो अनंत अनेक हल कंडीशन क्या दिया था, अनंत अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हम कंडीशन बताया गया है कि अनंत अनेक हल तभी होगा जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या तीनों क्या हो जाएंगे, अगर यदि बराबर होंगे तभी इस दिए गए समीकरण निकाय का क्या अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, तो हमने इसको हल किया, तीनों मान को रख दिया, सब a1 a2 b1 b2 c1 अपॉन c2 c1 c2 सब सभी मान को रखा। फिर इसमें से दो दो को हमने लेके हल किया, एक बार इसको हल लेके हल किया तो यहाँ क्या है के बराबर एक बार एक मान आया है प्लस 6, एक मान आया है माइनस 6। फिर इसको और इसको ले लिया, फिर इस समीकरण को इस समीकरण को लिया यहाँ से, फिर इसको तिरछा गुणा किया, फिर इसको सॉल्व किया तो क्या है के बराबर 0 और के बराबर 6। तो इसको दोनों स्थिति को हमने देखा तो इसमें से उभयनिष्ठ कौन रहा, के बराबर 6। इसमें भी है इसमें भी है, तो अभीष्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर 6। ठीक है, के बराबर 6 के लिए इस दिए गए समीकरण निकाय का क्या होगा, अनंत अनेक हल होंगे। आया समझ में। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो हम लोग एक और क्वेश्चन और देखते हैं, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का है, x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y बराबर 5, 3x धन के वाई माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, इसमें एक कह रहा कि अद्वितीय हल, दूसरा कह रहा है कोई हल नहीं है। कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का, इसका इन दोनों का एक अद्वितीय हल है और कोई हल नहीं है। ये दोनों स्थिति हमें बताना है कि के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों का क्या एक अद्वितीय हल होगा और के किस मान के लिए इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये दोनों स्थिति हमें बतानी है। ठीक है, तो आइए के का मान निकालते हैं। तो इससे पहले हम क्या कहें, यदि हम जीरो बराबर में नहीं है तो सबसे पहले क्या जीरो बनाते हैं, x प्लस 2y और 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा, जीरो। नंबर 1 समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण लिखेंगे 3x धन के वाई और माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये तो ठीक था, इसको हमने लिख लिया और इसमें क्या किया पक्षांतर किया गया है तो इस टाइप से हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 बन गया, हमारा समीकरण 1 और 2 बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या बताए थे पहले, तो इन दोनों समीकरणों की क्या इस अभिष्ट समीकरण से क्या कर लीजिए तुलना कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की समीकरण 3 और 4 से क्रमशः तुलना करने पर
समीकरण 1 और 2 की क्या, समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, क्रमशः तुलना करेंगे। देखिए इसमें कितना आता है, आप बताइए A1 कितना है, A1 यहाँ कितना है बोलिए। A1 समीकरण एक यही है, A1 कितना हो जाएगा, x का गुणन कितना 1 है तो वो A1 1 हो गया। B1 कितना हो जाएगा, B1 के बराबर 2, B1 कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा 2, ठीक है। फिर C1 कितना हो जाएगा, C1 -5। समीकरण 1 की तुलना हो गई। अब समीकरण 2 की तुलना करना है, A2 कितना हो जाएगा 3 और B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा k, ठीक। फिर B2 हो गया k और C2 कितना हो जाएगा, A2 3 हो गया, B2 k हो गया और C2 कितना हो गया -15, ठीक है। अब पहली स्थिति हमें क्या दिखाना है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होगा, ठीक है। पहला हमें दिखाना है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए क्या स्थिति है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। यही तो होता है अद्वितीय हल के लिए, क्या स्थिति है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ रख दीजिए, A1 कितना है 1 है, B1 A2 कितना है 2 3, A1 1 A2 3, फिर नॉट इक्वल टू B1 कितना है, B1 है 2 बटे B2 कितना है k। इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ गुणा होगा तो k आ जाएगा, k गुणे 1 k आ जाएगा, और इसका इसके साथ 2 गुणे 3, यानी k का मान कितना आ गया, k नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। तो k नॉट इक्वल टू 6, k मतलब 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। k का ऐसा मान जो 6 के बराबर नहीं है उसके लिए समीकरण निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। k का ऐसा मान जिसके लिए k क्या हो 6 के बराबर ना हो, यही तो है k नॉट इक्वल टू 6, मतलब k का ऐसा मान जो 6 के बराबर ना हो उसके लिए समीकरण निकाय क्या होगा, उसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यह अद्वितीय हल हो गया। दूसरा हम क्या बताना था, कोई हल नहीं, दूसरा बताना था कोई हल नहीं, ठीक, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बताइए, कोई हल नहीं के लिए स्थिति क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक। तो इसमें मान रखिए A1 का मान कितना 1 है, 1 रख दिया गया, A2 का मान 3 है, 3 रख दिया गया, B1 का मान 2 है, 2 रख दीजिए, B2 का मान k है, k रख दीजिए, नॉट इक्वल टू C1 का मान कितना है -5 और C2 का मान कितना -15 रख दिया गया। A1, ठीक है। अब दो दो को लेके सॉल्व करो, इसको ले लीजिए, कितना आ जाएगा, इस 1/3 बराबर और 2/k का 1 के साथ गुणा होगा तो k आ जाएगा, और इसका गुणा 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, k बराबर आ जाएगा 6, ठीक। यहां से और दूसरा क्या ले लेंगे, इसको ले लीजिए 2/k नॉट इक्वल टू माइनस। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या है, यहाँ भी माइनस है, हर में भी माइनस है और अंश में भी, तो माइनस माइनस क्या हर कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/, कितना आ जाएगा 15, ठीक। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 के 5, 5 3 15, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2/k बराबर 1/3। तो इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, k का 1 के साथ गुणा होगा तो k आएगा, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, k नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमें एक स्थिति में मिला क्या, k बराबर 6, और एक स्थिति में मिला k बराबर 6 के बराबर नहीं। तो क्या ऐसा संभव है k बराबर एक मान k बराबर 6 के बराबर हो और एक k बराबर k 6 के बराबर ना हो, तो ऐसा कोई मान संभव है नहीं। तो क्या लिखेंगे, k का ऐसा कोई मान नहीं संभव है जिसके लिए समीकरण निकाय का क्या अद्वितीय हल नहीं है, ठीक है। k का ऐसा कोई मान संभव नहीं है, k का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक। ये तो है, यहाँ इसमें इस केस में आया था कि k बराबर 6 और इसमें आया कि 6 के बराबर नहीं है,
तो ऐसा कोई मान हो सकता है के का? नहीं। तो के का ऐसा कोई मान नहीं, कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, आया समझ में? अब इस टॉपिक पे हम क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कंपटीशन में यहाँ से भी मिलता है, और फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करेंगे जो कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक किया करिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों को, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।